हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर से रिलेटेड बेस्ट एमसीक्यू। ये पार्ट 3 वीडियो है। मैंने इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो बना चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? सबसे पहले पढ़ने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब ये ऑप्शन ए में भी है, ऑप्शन सी में भी है। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, सी होगा, क्योंकि यहाँ पे फोकस दूरी कम है। अब अगर आपके लेंस का फोकस दूरी कम होगा तो आपकी लेंस का पावर अधिक होगा, क्योंकि लेंस की पावर फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर फोकस दूरी कम है तो उस लेंस की पावर अधिक होगा और आसानी से आप अच्छे से पढ़ पा सकते हैं। तो इसलिए आंसर इसका सी नंबर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। तो इसमें अपसारी पूछा है, इसलिए अवतल लेंस आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी? आपकी लेंस की क्षमता का जो फार्मूला होता है 1/f, जब मीटर में रहेगा दिया हुआ तब, अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो 100/f सेंटीमीटर आंसर होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे सेंटीमीटर में फोकस दूरी दिया हुआ है, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, यानी 100/20 यानी 5 डायोप्टर आंसर होगा, प्लस 5 डायोप्टर। अब माइनस क्यों नहीं होगा? क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होता है, इसलिए उसकी पावर भी प्लस में ही होगा। क्यों प्लस में होता है आपको याद रखना है। तो उत्तल लेंस की जो फोकस होती है वो दाएं साइड होती है, और दाएं साइड कोई भी दूरी धनात्मक होती है, बाएं साइड कोई भी दूरी ऋणात्मक होती है। तो इस तरीके से आप टिक लगा सकते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी दाएं साइड होती है, इसका मतलब उसका धनात्मक चिन्ह होगा डिस्टेंस का। अगर पी का वैल्यू भी वहाँ धनात्मक होगा, क्योंकि यहाँ पे एफ का वैल्यू भी धनात्मक है। इस तरीके से दिमाग लगा सकते हैं। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 मुख्य फोकस होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक आपका यहाँ पे बाएं साइड होती है, एक दाएं साइड भी फोकस होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 5वें नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और ये हमेशा आपको देखना है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक ही बनता है, वो अवतल लेंस होगा। ये आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा और हमेशा अवतल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin i/sin r, बी नंबर आंसर होगा। यानी म्यू इसके बराबर म्यू होता है, यानी म्यू बराबर sin i/sin r होता है, यानी अपवर्तनांक बराबर sin i/sin r होता है, जो स्नेल का नियम का सूत्र होता है। अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है बी, यहाँ पे प्लस v/u याद रखना है, और HI/HO याद रखना है। दर्पण में माइनस होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लेंस है तो प्लस v/u आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस अंतर क्या होगा, यानी फोकस दूरी क्या होगा? अब P बराबर आप जानते हैं 1/f होता है, तो यहाँ पे मीटर वाला यहाँ पे पुट होता है, तब ऐसा फार्मूला होता है। इसी प्रकार जब आपको f निकालना है तो 1/p आप करिएगा। यहाँ पे p का मान दिया हुआ है 2, यानी 1/2, यानी आपका 1/2 जो आंसर होगा। यहाँ पे 1/2 यहाँ पे मीटर में है, लेकिन अगर इसी को सेंटीमीटर में चेंज करिएगा तो 100 से गुना होगा, और ये 2 से काटिएगा आपका 50 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। इस तरीके से बना सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगा, ये आप याद रख सकते हैं। यानी 1 डायोप्टर जब P का वैल्यू रखिएगा तो F का वैल्यू 1 मीटर आएगा। आपको ये याद रखना है। कैसे बनेगा ये भी बता देते हैं। जब आपको F का वैल्यू 1 मीटर दिया हुआ है तो पावर बराबर फार्मूला भी मीटर वाला भी लगेगा, यानी 1/f मीटर वाला। अगर f का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करिएगा तो p का वैल्यू भी 1 ही आएगा, यानी 1 डायोप्टर आंसर होगा इसका। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस जो है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं किनारों में पतला होता है और बीच में मोटा होता है, तो आंसर इसका सी नंबर आंसर होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? आपको ये मालूम होना चाहिए, यानी वक्रता केंद्र पे रखेंगे। यानी वक्रता केंद्र किसको कहते हैं? तो फोकस दूरी के दोगुने को कहते हैं, यानी r बराबर 2f, जो r है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या कहाँ होता है? वक्रता केंद्र पर होता है। यानी कोई भी वस्तु को जब वक्रता केंद्र पे रखिएगा तो वस्तु के समान आकार का और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं उत्तल लेंस में। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? आपको ये याद रखना है मिट्टी, क्योंकि मिट्टी पारदर्शी नहीं होता है। लेंस बनाने में पारदर्शी ही पदार्थ का यूज कर सकते हैं, जैसे कांच हो गया, जल हो गया, प्लास्टिक हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, 2 माध्यम के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है, तो आप
अपवर्तन कोण का मान क्या होगा। यानी दो माध्यम के सीमा पृष्ठ पर यानी सतह पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो हाँ अपवर्तन कोण का जो मान होगा वो 0 डिग्री होगा, क्योंकि अगर वो लंबवत आ रही है तो लंबवत आ रही है तो कुछ भी यहाँ पे अपवर्तित नहीं होगी, सीधी रेखा में चली जाएगी, निकल जाएगी, आर पार हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे आपतित जो किरण होगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण भी यानी एंगल ऑफ आई भी 0 होगा और एंगल ऑफ आर भी 0 होगा, क्योंकि कोई भी तरह का यहाँ पे मुड़ना नहीं होगा, यानी झुकाव नहीं होगा। प्रकाश की किरण जब लंबवत आती है तो सीधी रेखा में निकल जाती है, इसलिए आंसर 0 होगा। यहाँ अपवर्तन का मान कोण का मान 0 होगा। यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण हो तो कोणीय विचलन होगा। यानी आपको ये याद रखना है कि यदि आपतन कोण और अपवर्तन कोण हो तो कोणीय विचलन का मान I माइनस R होगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16, जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह एकदम बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। मैंने अभी बताया, मान लीजिए कि ये कोई आपका यहाँ पे लंबवत कोई आपतित किरण हुई है तो ये आर पार जो निकल जाएगी वो एकदम सीधी रेखा में निकल जाएगी, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई सी विचलन नहीं होगा, थोड़ा सा भी मुड़ना नहीं होगा, एकदम सीधी रेखा में निकल जाएगा। इसीलिए कहेंगे कि आपतित किरण और अभिलंब एक ही जगह पे है, इसलिए एंगल ऑफ आई जो होगा यानी आपतन कोण का मान 0 हो जाता है। जब आपतन कोण का मान 0 होगा तो यहाँ पे परावर्तन कोण अपवर्तन कोण का मान यहाँ पे 0 ही होगा, क्योंकि कुछ भी मुड़ना नहीं हुआ है, सीधी रेखा में निकल गई है। क्वेश्चन नंबर 17, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, तो आपको याद रखना है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। किस चीज़ का अपवर्तन होता है? तो प्रकाश के चाल में परिवर्तन होने के कारण ही अपवर्तन होता है, क्योंकि जब प्रकाश की किरणें वायु से किसी कांच में जाती है तब प्रकाश की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, यानी उसके चाल में परिवर्तन हो जाती है, इसलिए प्रकाश मुड़ने लगती है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, यानी प्रकाश अपवर्तित हो जाती है इसके कारण, तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 19, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम, अगर मान लीजिए कि मान लीजिए कि ये वाला जो है अंदर में पानी है, ठीक, बाहर में हवा है, तो अगर पानी जो है पानी से हवा से पानी में प्रकाश जाएगी, जैसे मान लीजिए प्रकाश की किरण आई है तो ये आपका अभिलंब हुआ। तो ये क्वेश्चन आया है कि सघन माध्यम से विरल, यानी आपको उल्टा सोचना है। मान लीजिए कि यहाँ पे पहले से पानी है, ठीक है, और ऊपर में हवा है, तो अगर प्रकाश की किरणें पानी से ये अभिलंब हो जाएगा, पानी से हवा में जाएगी तो वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, अभिलंब से दूर जाएगी, तो अभिलंब से ये दूर चली जाएगी। ये आपको मालूम है, क्योंकि सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है प्रकाश की किरण तो अभिलंब से दूर चली जाती है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या आंसर होगा। ये आपका आपतन कोण था और ये आपका क्या था, अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण से अपवर्तन कोण का मान ज़्यादा हो गया है, इसलिए आंसर जो इसका होगा अपवर्तन कोण का मान बड़ा हो जाता है आपतन कोण से। क्वेश्चन नंबर 20, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच की प्रिज्म की अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तन सतह होकर बाहर निकलती है तब वह मुड़ जाती है। ये क्वेश्चन हवा से कांच में गया है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी हवा मान लीजिए इधर है और कांच मान लीजिए इधर है। तो अगर ये हवा से प्रकाश कांच की तरफ जाएगी तो यानी प्रकाश जो है विरल माध्यम से सघन में आएगी, तो इसलिए सघन में आने पे ये प्रकाश की जो किरणें हैं ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर कि आपतन कोण से यहाँ पे अपवर्तन कोण का मान छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से आप ऑप्शन देखिए क्या बोला है, प्रिज्म के शीर्ष की ओर यहाँ पे बोल रही है तब मुड़ जाती है, किधर, तो प्रिज्म के आधार की ओर, या किरण के मुड़ने का कोई नियम नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रिज्म के आधार की ओर। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मान लीजिए कि कोई प्रिज्म है, ये अगर प्रकाश इस तरह से यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जा रही है हवा से कांच की तरफ, तो ये मुड़ जाती है आधार की तरफ, तो इसलिए आंसर इसका बी नंबर आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं प्रतिबिंब बिंदु। यानी किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस में अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं प्रतिबिंब बिंदु। तो ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो ये मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया, प्लास्टिक, पानी और कांच का प्रयोग करते हैं, मिट्टी का उपयोग नहीं करते हैं लेंस बनाने में। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, तो ये जो आंसर होगा ये उत्तल लेंस होगा। उत्तल लेंस में काल्पनिक और वास्तविक दोनों ही प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पे वास्तविक पूछा है तो फिलहाल इसका उत्तल लेंस आंसर होगा। प्रकाश
एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है, दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n2 है जाता है। यदि आपतन कोण I है, अपवर्तन कोण r है, तो साइन I बटे साइन r जो होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि मान लीजिए कि ये प्रकाश की किरणें n1 से n2 में जा रही है। चलिए ठीक है, तो जब ये प्रकाश की किरणें n1 से n2 में जा रही है तो ये जो है n2 बटे n1 होगा, क्योंकि ये किसके रेस्पेक्ट में आ रही है, तो n1 के रेस्पेक्ट में n2 में जा रही है, इसलिए n2 बटे n1 होगा। यानी साइन I बटे साइन r जो है वो n2 बटे n1 होगा, क्योंकि ये n1 के रेस्पेक्ट में n2 में जा रही है, इसलिए आंसर इसका होगा n2 बटे n1। बेंजीन का अपवर्तनांक ये आपको याद रखना है, बेंजीन का अपवर्तनांक 1.30 आंसर होगा। तो ये डेटा आपको याद रखना ही पड़ेगा। खनिज नमक का अपवर्तनांक होता है तो 1.54 सी नंबर आंसर होगा। इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान देना है। किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु किस स्थिति पर रखी जाए कि उसका वास्तविक उल्टा बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे बोला है उत्तल लेंस में, ये जो उत्तल लेंस है इसमें वस्तु के बराबर और उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब तो ये तो 2f पे ही रखने पे यानी C पे वक्रता केंद्र पे रखने पे ही संभव है। तो इसका जो आंसर होगा वो फोकस दूरी के दुगुनी को ही तो वक्रता केंद्र कहते हैं, तो ये हो जाएगा C नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। यानी फोकस और लेंस के बीच, मान लीजिए ये लेंस है और इसका जो फोकस है ये है, तो इसके बीच में कहीं भी वस्तु आप रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक और सीधा बनता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, और बड़ा होकर के आवर्धित प्रतिबिंब बनता है।